तो बेटा हम लोग न्यूक्लियस पढ़ रहे थे। देखो आज हम उसके आगे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करेंगे और क्रोमैटिन फाइबर्स की बात करेंगे आज। हमने कहा था ये दो मेम्ब्रेन्स हैं बेटा जो पैरेलल मेम्ब्रेन होती हैं, एक होती है एंडोकैरियोथिका और एक होती है एक्सोकैरियोथिका। और जहाँ पर ये दोनों मिली होती हैं, दोनों मेम्ब्रेन्स बेटा जहाँ पर मिली होती हैं यहाँ बनाते हैं न्यूक्लियर पोर। ये देखो ये न्यूक्लियर पोर हैं, इसके बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर एन्यूलस होता है इनर, यहाँ पर आउटर एन्यूलस होता है। और ये यहाँ पर अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। बाहर क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म है। अब ये जो बेटा कुछ चीज़ों का ट्रांसपोर्ट है वो इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू होता है। तो यहाँ पर ये जो बीच का जो स्पेस है हमने इसको क्या कहा था, हमने इसको कहा था पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और इसको हमने कहा था आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या इसको कहा गया एक्टोकैरियोथिका। अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है इसको कहा गया इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या इसको कहा गया एंडोकैरियोथिका। ठीक है बेटा, दोनों को मिला करके कहा जाएगा न्यूक्लियर एनवेलप। दोनों को मिला के क्या कहा जाएगा बेटा, न्यूक्लियर एनवेलप। ये न्यूक्लियर एनवेलप है और बीच में जो स्पेस है उसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। यही साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म से अलग करता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। इसके अंदर भी हमने कुछ फाइबर्स देख लिए थे बेटा। उन फाइबर्स को क्या नाम बताया था, याद है कुछ? क्या बताया था बेटा, जल्दी बोलो बेटा, कल सुबह पलवेल निकलना है। न्यूक्लियर लमाइना बोला था कि नहीं? न्यूक्लियर लमाइना, ये फाइबर्स होते हैं, हमने कहा था इंटरमीडिएट फाइबर्स होते हैं, और इसमें लैमेलिन प्रोटीन होती है जो कि केसिन फैमिली की केराटिन फैमिली की प्रोटीन है ना। तो ये है यहाँ पे जो फाइबर्स लगे हुए हैं ये है न्यूक्लियर लेमाइना। न्यूक्लियर लेमाइना है ये बेटा इंटरमीडिएट फाइबर्स होते हैं जो कि फिलामेंट होते हैं। और ये बेटा साइटोस्केलेटन का पार्ट है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है ना, साइटोस्केलेटन का पार्ट है। और ये इसको शेप प्रोवाइड करते हैं। याद करो जब सेल डिवीजन होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो जाती है, ठीक है, और टेलोफेज के लास्ट में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रीअपीयर हो जाती है। तो होता क्या है, ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइड, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है और उसी साइटोप्लाज्म में फैली रहती है। फिर ये जुड़ करके ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बन जाती है और रीअपीयर हो जाती है।
है ना। सेल डिवीजन में हम लोग आगे देखेंगे सब कैसे होता है। तो यहाँ तक बात हो गई थी बेटा। इसके आगे हम लोग देखते हैं, ये जो न्यूक्लियर यहाँ पर जो एक फ्लूइड भरा हुआ है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। इसके अंदर हमें बेटा कुछ पतले पतले धागे दिखाई पड़ते हैं। क्या दिखाई पड़ते हैं बेटा? धागे दिखाई पड़ते हैं। इनको हम बोलते हैं क्रोमैटिन धागे। क्या कहेंगे? क्रोमैटिन फाइबर या क्रोमैटिन नेटवर्क बोलेंगे। नेटवर्क के फॉर्म में होते हैं ये। अब देखो क्या है कि बेटा जब न्यूक्लियोप्लाज्म हम देखते हैं तो ये कलरलेस होता है, वैसे हमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये बोलते हैं मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, तो इनको रंग दिया गया। जब इनको रंग दिया गया तो इन्होंने कलर ले लिया। जब कलर ले लिया तो ये विजिबल हो गए। जब ये विजिबल हो गए तो इनकी स्टडी की गई, और जब इनकी स्टडी की गई तो इनका नाम क्रोमैटिन रखा गया। क्या रखा गया? क्रोमा का मतलब ही होता है कलर, और टीन का मतलब धागे। ये ऐसे धागे जो कलर ले लेते हैं। अब स्टेन किया जाता है इनको तो पूरा ये अलग कलर इनका अपीयर हो जाता है, इसलिए इनको रखा गया नाम क्या? क्रोमैटिन। ये नाम किसने रखा था बेटा? किसने रखा था? फ्लेमिंग ने। किसने रखा था? फ्लेमिंग ने ये नाम रखा था इनका क्रोमैटिन। क्रोमा का मतलब कलर होता है, टीन का मतलब होता है फिलामेंट या धागे। ठीक है बेटा, तो ये है। तो अब बेटा हमें दो तरह के धागे दिखाई पड़ते हैं। एक तरह के धागे वो दिखाई पड़ेंगे जो ज़्यादा डेंस होंगे, जो ज़्यादा कलर ले लेते हैं। कितना कलर ले लेंगे बेटा? ज़्यादा कलर लेते हैं। कुछ होते हैं जो कम कलर लेते हैं। धागे का ही कुछ पार्ट, पूरा धागा नहीं। अब हम लोग देखेंगे बेटा, देखो जो ज़्यादा कलर ले लेते हैं उसको हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। जो लाइट कलर लेते हैं उसको बोलते हैं यूक्रोमैटिन। दो तरह के देखो, ये एक होता है इसमें यूक्रोमैटिन, और एक होता है हेट्रोक्रोमैटिन। जरा इस बात को ध्यान से समझना बेटा। यूकैरियोटिन जो होते हैं वो किस कलर के होते हैं बेटा? लाइट कलर लेते हैं। और ये कैसे होते हैं? डार्क कलर में स्टेन होते हैं। ये वाले जो होते हैं बेटा लाइट कलर वाले, जिनको हम यूक्रोमैटिन कहते हैं, वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। मतलब क्या है कि इनका एक्सप्रेशन होता है, इनका एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, इनका एक्सप्रेशन नहीं होता, इनका एक्सप्रेशन नहीं होता है। मतलब क्या है? ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं ये। ठीक है बेटा, ये होते हैं। अब बेटा होता क्या है, देखो ये जो लाइट कलर के होते हैं वो ज़्यादा सेंटर में होते हैं, सेंटर की तरफ यूक्रोमैटिन। जो फाइबर ज़्यादा डार्क कलर ले लेते हैं, जो कि ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं, वो आपको इधर पेरिफेरल साइड में दिखाई पड़ेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म के किनारे किनारे से, सेंटर में नहीं होंगे। ठीक है। अब क्रोमैटिन फाइबर बने किस चीज़ के होते हैं, पहले हम ये बात कर लेते हैं, फिर हम ये बताते हैं कि आएंगे कि ये किनारे क्यों होते हैं और इनका सबका दोनों का अलग अलग क्या काम, क्या इंपॉर्टेंस है न्यूक्लियस के अंदर इनकी। क्योंकि न्यूक्लियस सेल का कंट्रोलर है, सबसे बड़ा ऑर्गेनल है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल, आइसोलेटेड ऑर्गेनल्स है, जितने भी आइसोलेट किए गए हैं उनमें सबसे बड़ा ऑर्गेनल है ये, और इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। सेल का कंट्रोलर कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन में डीएनए है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है, सेल की फिजियोलॉजी को कंट्रोल करता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंट्रोलर है सेल का। तो क्रोमैटिन बेटा बना होता है दो चीज़ों का, एक इसमें होता है न्यूक्लिक एसिड और प्लस इसमें होता है प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड में से मेनली इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होगा? डीएनए। प्रोटीन कौन सी होगी बेटा? प्रोटीन में होती है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन मेनली, प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती है, प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है बेटा? जो डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करती है, बेसिक अमीनो एसिड की बनी होती है। ये
ये हिस्टोन प्रोटीन कही जाती है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन वो होती है जो कि सेल जो डीएनए होता है उसकी प्रोसेसिंग में हेल्प करती है। दोनों बातें अलग अलग समझना है। अभी देखो क्या होता है, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये इसमें आर्जिनिन, लाइसिन ऐसे अमीनो एसिड ज़्यादा होते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड होते हैं। जो अमीनो एसिड जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनके नंबर्स इस प्रोटीन में ज़्यादा होते हैं। और ये डीएनए पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। फास्फेट होता है ना बेटा, फास्फेट की वजह से डीएनए पर नेगेटिवली चार्ज होता है। अब ये हिस्टोन जो होता है, ये हिस्टोन है और ये H1 है, H2 भी ऐसे, तो इसी के ऊपर डीएनए क्या होता है, लिपट जाता है ऐसे पे लिपट जाता है। ये डीएनए जो H1 है ये डीएनए के दोनों स्टैंड को होल्ड करता है। तो ये जो लिपट जाता है, किस वजह से लिपट जाता है, क्योंकि इसमें नेगेटिवली चार्ज डीएनए है और प्रोटीन होती है पॉजिटिवली चार्ज, लिपट जाती है तो ये न्यूक्लियोसोम बना देती है, ऐसे न्यूक्लियोसोम बन जाता है। ठीक है, तो ये बेटा हिस्टोन प्रोटीन होती है 5 तरह की, H1, H2A, H2B, H3 और H4, ये हिस्टोन प्रोटीन होती है। ये लास्ट यहाँ पर हमने H1 दिखाया है और ये H1, H2A, H2B, H3, H4 सभी है। इसी के लिपट ये दोनों स्ट्रैंड जो फ्री होते हैं उनको बाहर। तो बेटा ऐसे डीएनए की पैकेजिंग होती है और जब डीएनए की पैकेजिंग होती है, ये क्रोमोसोम है ऐसे लिपट करके ऐसे आया और फिर यहाँ पर फिर न्यूक्लियोसोम है, फिर ऐसे लिपट गया, फिर ऐसे यहाँ पे फिर न्यूक्लियोसोम है, फिर ऐसे लिपट जाता है। तो डीएनए हमें एक माला की तरह दिखाई पड़ने लगता है, जिसको हम बीड एंड स्टिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं, या इसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। एक्चुअली डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में ही मिलता है, पैक्ड फॉर्म में होता है। तो ये जैसे एक ध्यान से देखना, यहाँ पे एक न्यूक्लियोसोम है, ये ऐसे माला पूरा बन जाता है। ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये सब न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम है। तो बेटा देखो ये न्यूक्लियोसोम है, इस न्यूक्लियोसोम में क्या है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन दोनों है। यहाँ पर क्या है, डीएनए, ये भी न्यूक्लियोसोम। तो ये पूरा जो बन गया है ये बीड एंड स्टिंग जैसा दिखाई पड़ता है। माला देखा है बेटा, माले में ये सब मोती होते हैं, ये धागा बीच में है, ये मोती है, फिर ये धागा है, फिर ये मोती है, फिर ये धागा है। तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। और ये इसी को बीड एंड स्टिंग, बीड एंड स्टिंग, ठीक है। ऐसा उसके बाद में फिर पैकेजिंग और होती और फोल्डिंग होती है, तब इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन यूज होते हैं इसको पैक करने के लिए। अब सवाल यह है कि इसको इतना पैक क्यों किया जा रहा है। पैक इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम अभी क्रोमेटिन धागों के रूप में है ना, क्रोमेटिन फाइबर्स के फॉर्म में धागे ही धागे हैं। हमारे कुल दे देकर कितने 46 धागे हैं इसमें, और ये सब इनको जोड़ दिया जाए तो कम से कम 2 मीटर से भी ज़्यादा लंबाई इनकी हो जाती है। धागे जितने हैं अगर इनको इकट्ठा किया जाए तो ये सब लगभग 2 मीटर या उससे ज़्यादा ही होंगे। और आप न्यूक्लियस का साइज़ जानते हैं कितना होता है, 5 से 7 माइक्रोमीटर होता है, माइक्रॉन होता है, ठीक है। 50 माइक्रॉन 60 माइक्रॉन की तो सेल होती है। तो ये जो हालांकि सेल का साइज़ अलग अलग है। अब देखो ये है, अब ये सेल्स जो हैं, अब इसके अंदर ये धागे हैं, तो बेटा 5-7 माइक्रॉन का न्यूक्लियस है और उसके अंदर इतना बड़ा 2 मीटर का या 3 मीटर का क्रोमोसोम कैसे रह पाएगा। उसके लिए उसको पैक, जब जगह कम होती है तो पैक करना पड़ता है चीज़ों को, ठीक है। जैसे आप देखो, अगर आप छोटे घर में रह रहे, रूम छोटा है, आपको सारी चीज़ें रखनी, तो उसमें आप बक्से में चीज़ों को जो ज़रूरत की नहीं है उनको आप पैक करते रहेंगे, जब आवश्यकता होगी तब निकालेंगे। ऐसे नहीं सामान पूरे कमरे में बिखेर दिया आपने। तो ये धागे हैं बेटा, इनको पैक किया गया है। कैसे पैक करेंगे, न्यूक्लियोसोम पे ऐसे लपेट करके रखते चले जाएंगे। जैसे आप देख रहे हो कि जो पतंग होती है, पतंग की रील छोटी सी होती है लेकिन उसके ऊपर किलोमीटरों धागा लिपटा रहता है ना। एक पेचक होती है, रील कपड़े सुलने वाला धागा जो होता है, छोटी सी रील होती है, उसके ऊपर किलोमीटरों का लंबा धागा खींचो तो किलोमीटरों चले जाओगे, है ना। तो ये क्यों, क्योंकि फोल्ड करके उसको पैक कर दिया गया है, उस पर लिपट करके। तब इस वजह से यहाँ पर ये कम जगह में रह सके, इसलिए इसको ये इतनी पैकिंग होती है। तो ये न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन दोनों को मिला करके कहा जाता है क्रोमैटिन। दोनों को मिला करके क्या कहा जाता है, क्रोमैटिन।
क्रोमेटिन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कलर ले लेता है, फ्लेमिंग ने इसको नाम रखा था क्रोमेटिन। और टीन क्योंकि धागे जैसा होता है, फिलामेंटस आपको धागे जैसा दिखाई पड़ेगा। अब बेटा हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो आपने देखा डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है बेटा? डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करती है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो डीएनए की प्रोसेसिंग में हेल्प करती है। जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन में एक डीएनए से 2 डीएनए बनता है, डीएनए की सिंथेसिस होती है डीएनए की टेम्पलेट पर, सिंथेसिस ऑफ डीएनए ऑन डीएनए टेम्पलेट, या ऐसे कहें डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस। तो इसमें आपको जो एंजाइम चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, हेलिकेज एंजाइम चाहिए, टोपोआइसोमरेज एंजाइम चाहिए, लाइगेज एंजाइम चाहिए, ये सब एंजाइम जो प्रोटीन के बने हुए एंजाइम होते हैं, ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। ठीक है बेटा। तो इसके अलावा उसमें ट्रांसक्रिप्शन में जो आपकी प्रोटीन्स होती हैं, आरएनए पॉलीमरेज होता है, वहाँ पर जो प्रोटीन्स जो एंजाइम्स यूज होते हैं, प्रोटीन के यूज होते हैं, वो सब नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। जो प्रोटीन आप देख रहे हो डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प कर रही है, क्रोमोसोम बनाने में हेल्प कर रही है, वो प्रोटीन आपकी हिस्टोन प्रोटीन होती है मेनली। हालांकि इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होती है, यहाँ पे देखो बेटा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होती है ये 3 तरह की होती है। एक होती है एंजाइम जो बनाती है, एक होती है स्कैफोल्ड, और एक होती है रेगुलेटरी प्रोटीन। ये हार्मोन्स बनाती है, न्यूरोट्रांसमीटर बनाती है, न्यूरो मॉड्यूलेटर बनाती है। जो एंजाइम बनाते हैं, जो आपके रेप्लिकेशन वगैरह या अदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में रोल प्ले करते हैं अपना, एंजाइम्स वो प्रोटीन के बने होते हैं, वो भी नॉन हिस्टोन प्रोटीन हो सकती है। स्कैफोल्ड प्रोटीन जो होती है वो भी नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है, रेगुलेटरी प्रोटीन भी नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। और ये स्कैफोल्ड प्रोटीन जो होती है ये भी डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करती है। बात समझ में आ गई होगी ना? हिस्टोन प्रोटीन डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करती है, और नॉन हिस्टोन की केवल एक टाइप स्कैफोल्ड टाइप में की प्रोटीन वो भी यूज होती है। बाकी जितनी नॉन हिस्टोन प्रोटीन है वो अदर चीज़ों में यूज होती है, जैसे कि एंजाइम के फॉर्मेशन में और रेगुलेटरी प्रोटीन बनाने में, जो कि फिजियोलॉजी को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड या डीएनए के साथ मिल करके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। अभी देखो यहाँ पर क्या है, ये ऐसे, अब ये पलट करके ऐसे फिर से ऐसे कई स्टेप में फोल्ड हो करके इसकी मोटाई, अभी देखो ये 2 नैनोमीटर का है। अभी जो डीएनए जैसे आप देख रहे हो, डबल स्ट्रैंड डीएनए, डबल हेलिकल मॉडल आप देखोगे कितने 2 नैनोमीटर का ही तो है ना बेटा, मोटा 2 नैनोमीटर का, लेकिन लंबाई बहुत ज़्यादा है। तो अब ये इस पर लिपट करके ये जब न्यूक्लियोसोम बनाता है तब इसकी 10 नैनोमीटर इसकी मोटाई हो जाती है। फिर इसका फोल्ड मॉडल बनाता है 30 नैनोमीटर हो जाती है, फिर 300 नैनोमीटर हो जाती है, फिर 700 नैनोमीटर हो जाती है। वो आप पैकेजिंग पूरी आप आगे पढ़ोगे इंटरमीडिएट में, अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा इशारा कर रहे हैं तुम्हें। फिर जब ये मोटाई बढ़ती चली जाती है तब ये धीरे धीरे ये पूरा डीएनए क्वाइल्ड हो करके और इस तरह से पूरा कंडेंस स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम कहेंगे क्रोमोसोम। और जब सेल डिवाइड हो रही होगी उस समय आपको ये क्रोमोसोम दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ ये इसका सेंट्रोमियर है, क्या है बेटा? सेंट्रोमियर। और ये टीलोमियर है, क्या है? टीलोमियर। टीलोमियर मतलब जो एंड पार्ट है क्रोमोसोम का, एंड पार्ट है वो टीलोमियर है। जो बीच का पार्ट जहाँ पे दोनों क्रोमेटिड जुड़े हुए हैं, ठीक है, अभी तो क्रोमेटिन फाइबर है, तो वहाँ पे हमें ये दो क्रोमेटिन एक में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जब इसमें कंडेंसेशन होगा सेल डिवीजन के टाइम पे दिखाई पड़ता है, मेटाफेज में, एनाफेज में देखोगे तो क्लियरली आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर ये दो क्रोमेटिड होते हैं एक क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है, ये सेंट्रोमियर पे जुड़े होते हैं दोनों। तो ये क्रोमोसोम है। अब इसी क्रोमोसोम में डीएनए है। अब ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं बेटा, ये पूरा यही है, क्रोमोसोम ही है। अभी ये थिन है, फिलामेंटस हैं, जाल के रूप में फैले हुए धागों के रूप में दिखाई पड़ेंगे। टोटल 46 धागे हैं इसमें, ठीक है। और ये यही क्रोमोसोम है। जब सेल डिवाइड होगी तब आपको वो दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। इतना बेटा नोट करो।
ठीक है। अब थोड़ा एक चीज़ और समझो, यहाँ पर सेंटर में हमने कहा यूक्रोमेटिन है, किनारे हमने कहा ज़्यादातर कैसे हैं, हेटेरोक्रोमेटिन है। ये कलर इनका डार्क होता है, इनका कलर लाइट है। हमने कहा ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हैं, ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हैं। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव का मतलब ये है कि इनसे आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगी, आरएनए प्रोटीन से कोई एंजाइम बनेगा और वो एंजाइम किसी प्रोडक्ट को बनाएगा और वो प्रोडक्ट कैरेक्टर लाएगा। ठीक है। अब जैसे ये तुम लोगों ने नोट कर लिया तो इसको मिटा नीचे का, मिटाएं बेटा। देखो बेटा जो डीएनए है, ये डीएनए है, मान लो कोई क्रोमोसोम है, तो ये क्रोमोसोम में जो बेटा इसके जो फ्रेगमेंट होते हैं छोटे छोटे, उनको जीन कहते हैं, जो एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जीन बेटा क्या होते हैं, वो यूनिट होते हैं, हेरिडिटी की यूनिट होते हैं, एक कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस जीन का जब एक्सप्रेशन होगा मतलब इससे आरएनए बनेगा। क्या बनेगा? अब ये आरएनए प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रोटीन। अब जो डीएनए से आरएनए बन रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? डीएनए से आरएनए बना, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बना, आरएनए के बाद इससे प्रोटीन बना, इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। अभी जो प्रोटीन बना है, ये प्रोटीन कोई एंजाइम बनाएगा, एंजाइम के फॉर्म में मॉडिफाई होगा या एंजाइम की जैसे काम करेगा। तो ये एंजाइम क्या करेगा? किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेगा। ये एंजाइम किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेगा और वो प्रोडक्ट किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो वो कैरेक्टर आ रहा है, जिस कैरेक्टर के लिए ये जीन रिस्पॉन्सिबल है, तो हम कहेंगे कि ये जीन एक्सप्रेस हुआ है। इस जीन से भी आरएनए बने, वही प्रोसेस हो, कोई अलग प्रोटीन बने, अलग प्रोडक्ट बने, अलग कैरेक्टर आए, तो यानी ये जीन भी एक्सप्रेस हो गया। जिस जीन से आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगी और उससे कैरेक्टर आएगा, तो वो जीन एक्सप्रेस होती, वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। ठीक है। यानी जिसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, वो जीन एक्सप्रेस हो रही है। ठीक है। तो जो यूक्रोमेटिन होता है बेटा, वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, और जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं है। इसीलिए इसको किनारे रखा गया है, क्योंकि इसकी जो मेन काम फंक्शन कहाँ होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म के सेंटर में होगा। यहीं पर जो डीएनए है, यहीं पर ये डीएनए है, इस डीएनए से यहीं पर आरएनए बन जाएगा और इस आरएनए से यहीं पे क्या बन जाएगी? प्रोटीन बन जाएगी। सॉरी, यहाँ पे नहीं प्रोटीन बनेगी। अभी जो एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए न्यूक्लियर पोर से बाहर निकलेगा। कहाँ निकलेगा? बाहर निकलेगा। अभी जब बाहर निकलेगा एमआरएनए, अब जब बाहर निकल आएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर राइबोसोम है। अब ये राइबोसोम आपको ईआर पे भी मिल सकते हैं और फ्री राइबोसोम भी साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म में भी राइबोसोम है और ये बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी राइबोसोम है। हमने लास्ट क्लास में इसकी बात करी थी। तो बेटा याद रखो, प्रोटीन सिंथेसिस जब भी होगा तो कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। लेकिन अगर आरएनए की सिंथेसिस यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो कहाँ होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म में होगा, यूकैरियोटिक के केस में। प्रोकैरियोटिक में देखें तो क्योंकि उसमें तो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता नहीं है, तो वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन भी साइटोप्लाज्म में होता है। यहाँ ट्रांसक्रिप्शन तो न्यूक्लियोप्लाज्म में होगा, लेकिन ट्रांसलेशन बाहर होगा। प्रोकैरियोटिक, तो ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, हम सब में बोलेंगे कि ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस हमेशा साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है? चाहे वो यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक, क्योंकि वहाँ पे साइटोप्लाज्म है, क्योंकि वहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके? साइटोप्लाज्म के। तो वहाँ पे डीएनए सिंथेसिस भी वही होता है और ट्रांसक्रिप्शन भी वही होगा और ट्रांसलेशन भी साइटोप्लाज्म में होगा। लेकिन यहाँ डीएनए सिंथेसिस न्यूक्लियोप्लाज्म में, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियोप्लाज्म में, लेकिन ट्रांसलेशन फिर बाहर होगा। ये एमआरएनए यहाँ से बाहर निकलेगा, टीआरएनए बाहर निकलेगा, आरएनए बनेंगे वो बाहर निकलेंगे। और तो प्रोटीन सिंथेसिस यूकैरियोटिक में कितनी जगह पे होता है?
एक क्वेश्चन चलो पूछ लेते हैं लगे हाथ। प्रोटीन्स, जिससे हम अभी बात कर रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस की, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस यूकैरियोटिक कोशिका में कहाँ कहाँ पे हो सकता है? साइटोप्लाज्म में होगा, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हमने बताया था कि ये कुछ ऐसे सिस्टर्नी लगी होती हैं यहाँ पर, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, याद आ रहा है लास्ट लेक्चर में? तो वहाँ पर भी होगा, और फ्री साइटोप्लाज्म में भी होता है, क्योंकि अगर फ्री साइटोप्लाज्म में फ्री राइबोसोम है तो यहाँ पर भी mRNA अटैच होकर प्रोटीन सिंथेसिस करता है। कुल मिलाकर के साइटोप्लाज्म में होगा, न्यूक्लियस के बाहर होगा, कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं होगा। तो वो न्यूक्लियर पोर यूज होंगे इसमें बाहर निकालने में। अब बेटा देखो ये किनारे हैं, ये बेटा इसमें यूज नहीं होते। जो पार्ट इसका लाइट कलर का है, जो यूकैरियोक्रोमेटिन है, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस, जो ट्रांसक्रिप्शन जिसका होगा, जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, वो यहाँ पर होगा, उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन के बाद mRNA बनेगा और वो बाहर आ जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? अब बेटा जो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, अगर हम बात करें यूक्रोमेटिन की, यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, हेटेरोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। तो ये बेटा हमेशा कुछ दो तरह का होता है। एक वो होता है जो हमेशा इनएक्टिव नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर वो एक्टिव हो जाता है, ज़रूरत पड़ने पर ट्रांसक्रिप्शन उसका होता है, वो होता है फैकल्टेटिव। है ना? और एक होता है जो कि कभी नहीं होता, ये परमानेंटली इनएक्टिव होता है। ठीक है? तो जैसे कि ये क्रोमोसोम बनाया हमने, देखो ध्यान से देखना, तो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर का जो रीजन है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, ये परमानेंटली इनएक्टिव होगा। जो टीलोमियर का पार्ट होगा, उस टीलोमियर पे भी क्या होगा, ये वाला पार्ट इनएक्टिव होगा हमेशा। ठीक है बेटा? इसमें क्या होता है, ये जो होता है ये कभी कभी एक्टिव हो जाते हैं, कभी कभी कोई डीएनए का पार्ट है जो हमेशा नहीं बना, प्रोटीन नहीं बनाना है, लेकिन जब उसको प्रोटीन बनाना होगा तब वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है? आपने बेटा बार बॉडीज का नाम सुना होगा, सुना है? बार बॉडीज का नाम सुना है? बार बॉडी देखो, मान लो दो क्रोमोसोम है, फीमेल में XX है, मेल में XY है। अब एक X है मेल में और 2 X हैं फीमेल में। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि एक X उसका इनएक्टिव हो जाता है। एक X है, देखो सेम देखो जो जीन हैं दोनों पे सेम होंगे, चाहे है ना, दोनों X, अब Y पे अलग है जीन और X पे अलग है। तो मेल में तो XY 2 क्रोमोसोम है, लेकिन फीमेल में दोनों X ही हैं, X और X। तो एक क्या हो जाएगा कि इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव कंडेंस होकर के छोटा हो जाता है। कंडेंस होकर छोटा हो जाता है तो उसी को इनएक्टिव बोलते हैं, वो बार बॉडी बोला जाता है। आपको कहाँ मिलेगा ये? ब्लड सेल्स आप देखोगे न्यूट्रोफिल्स में, न्यूट्रोफिल्स में देखोगे तो आपको ये क्रोमोसोम पॉलीमॉर्फिक होता है ना बेटा न्यूक्लियस, तो इसी में आपको पॉइंट ऐसा मिल जाएगा, एक पॉइंट के फॉर्म में दिखाई पड़ता है। वो बार बॉडी असल में ऐसे दिखाई पड़ता है, अरे तिल्ली जैसा, ये ऐसे लगा रहेगा, थोड़ी सी स्टिक होगी और थोड़ा सा ऐसा ये होगा, इस तरह का दिखाई पड़ता है। ठीक है? तो इसको बोला जाता है बार बॉडी। ये इसी का एग्जाम्पल है। ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। ठीक है? तो ये क्योंकि 2 क्रोमोसोम है, एक एक्टिव है और एक इनएक्टिव है, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए ऐसा हो जाता है। ठीक है? अगर फीमेल एक क्रोमोसोम बिल्कुल इनएक्टिव हो जाए किसी भी सेल में, तो वो सेल नॉर्मल फंक्शन करेगी, क्योंकि एक X क्रोमोसोम तो है ना, सेम उस पर भी जीन्स होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम है ये। ठीक है बेटा? तो होता क्या, जरा समझो, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन, अगर ये क्रोमोसोम की पैकेजिंग हो रही है तो ये जो क्रोमोसोम का जो कॉइलिंग है इस तरह से है, लेकिन अगर ये कॉइलिंग बेटा अभी यहाँ पे लाइट है, फिर यहाँ पर अगर ज़्यादा डेंस हो जाए, देखो ऐसे इतना पार्ट देखो ज़्यादा कॉइलिंग हुई है, इसमें कम हुई। ये वाला पार्ट जो होगा ये कलर कम लेगा, ये वाला पार्ट कलर ज़्यादा लेता है।
समझ रहे हो कि नहीं? जैसे यहाँ पे देखो, इसको हम थोड़ा यहाँ पे बना दें इसको, इतना है इसको। तो ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट जो होगा, अब देखो क्या है, इसको क्लोजली पैक कर दिया जाता है, कंडेंस कर दिया जाता है, इसलिए क्योंकि इसको बार बार खोलना नहीं है, क्योंकि इसका ट्रांसक्रिप्शन होना नहीं है। जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है वो लूजली पैक्ड होता है। कैसा? लूजली पैक्ड, ये आसानी से खुल जाए। क्योंकि जब भी आप ट्रांसक्रिप्शन करोगे या फिर आप रेप्लिकेशन करोगे, तो रेप्लिकेशन करने के लिए डीएनए को ओपन भी तो करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं मेल्टिंग यानी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ करके दोनों स्ट्रैंड को अलग किया जाता है और तब जाकर के रेप्लिकेशन किया जाता है। और ट्रांसक्रिप्शन करोगे तब भी आपको यही करना पड़ेगा। तो ये डीएनए है जैसे, तो इस डीएनए को बेटा यहाँ से ऐसे ओपन किया जाता है। तो ओपन कर दिया गया ना बेटा, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे अब आप ट्रांसक्रिप्शन वो रेप्लिकेशन कर लोगे। ट्रांसक्रिप्शन करना है तो उस पर आप वो किसी सेंस स्ट्रैंड को लेकर के आप ऐसे एमआरएनए भी बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो उसके लिए डीएनए को बेटा ओपन तो करना पड़ रहा है। तो जो ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होगा वो उसको खोलने में ज़्यादा कठिनाई होगी, एनर्जी ज़्यादा करनी पड़ेगी, सेल एनर्जी बचाना चाहती। ठीक है, इसलिए इसको ये लूजली पैक है, इसीलिए इस पर कलर कम आता है, ये लाइट कलर का अपीयर होता है। जो डेंस होता है, क्लोजली पैक्ड होता है, उस पर कलर ज़्यादा आ जाता है, इसलिए उसको वो डार्क कलर का दिखाई पड़ता है और वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। क्लियर है बेटा? इसलिए यहाँ पे किनारे किनारे होगा, और किनारे भी होगा तो ये प्लाज्मा, ये जो न्यूक्लियर पोर होता है उसके सामने नहीं होगा। यहाँ यहाँ पे न्यूक्लियर पोर नहीं होगा, ये यहीं पर होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर न्यूक्लियर पोर के सामने भी ये बना हुआ है तो यहाँ पे जो आरएनए बनेगा, इसको यहाँ से बाहर निकलना है, और फिर बाहर निकलने के लिए फिर रास्ते में ये पड़ेगा, इसको पार करना पड़ेगा, इसको पार करना पड़ेगा, तो एनर्जी ज़्यादा यूज होगी। तो एनर्जी कम खर्चा होगा, क्योंकि सेल को फिर हमने कहा था एनर्जी बचानी है, कि बहुत एनर्जी नहीं खर्चा करनी, अदर चीज़ों के लिए एनर्जी बचानी। तो अब वो ट्रांसपोर्ट में ही सब एनर्जी खर्चा कर देगा, तो हाँ काम चलेगा। तो वो एनर्जी को बचाने के लिए अब यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर ये स्पेस फ्री रहेगा, यहीं से वो निकल जाएगा एमआरएनए। क्लियर है बेटा? तो ये बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म हुआ। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा पहले ये देख लो। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मिलेंगे ये क्रोमैटिन धागे, 46 धागे होते हैं, जिनको आप क्रोमैटिन फाइबर्स कहते हो, क्रोमैटिन नेटवर्क भी बोलते हो। क्रोमैटिन नाम फ्लेमिंग ने दिया था। और ये जो क्रोमोसोम के फॉर्म में विजिबल कब होंगे? सेल डिवीजन के टाइम में। आप इनको मेटाफेज में इजीली देख पाओगे, एनाफेज में इजीली देख पाओगे, जब इस क्रोमोसोम के फॉर्म में मूव कर रहे होंगे, वो मूव करते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्लियर है? इसके अलावा इसमें होते हैं राइबोसोम्स। क्या होते हैं बेटा? अब बेटा एक चीज़ बताओ मुझे, ये जो राइबोसोम होंगे ये 70S टाइप के होंगे कि 80S टाइप के होंगे? 80S टाइप के होंगे। यहाँ पे बेटा जो बाहर राइबोसोम निकल के आएगा वो 80S टाइप का होगा कि 70S टाइप का होगा? 80S टाइप का होगा, 70S नहीं। ये बेटा यही हमने बनाया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत रफ डायग्राम बनाया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। RER क्या है? ये RER है। अब बेटा बताओ RER पे जो ये राइबोसोम जुड़े हुए हैं ये 80S हैं कि 70S हैं? 80S टाइप के राइबोसोम्स हैं। ठीक है, सब 80S टाइप के राइबोसोम होंगे इसमें। ठीक है बेटा, और ये कहाँ बनते हैं? यहीं बनते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बनते हैं। यहाँ पर NOR हमने कहा था न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन होता है, यहीं पर ये बनते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं न्यूक्लियोलस की बेटा। न्यूक्लियोलस जो होता है, न्यूक्लियोलस एक ओवल शेप्ड डेंस ऑर्गेनेल आपको दिखाई पड़ेगा, मेम्ब्रेन लेस होता है। NCERT आपको पढ़ना, उसमें लिखा है मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है, और ये हेल्प करता है बेटा राइबोसोम फॉर्मेशन में। राइबोसोम फॉर्मेशन करेगा और राइबोसोमल RNA फॉर्म करेगा, राइबोसोमल RNA भी बनाएगा। उसका मेन साइट है बेटा राइबोसोमल RNA बनाने की और राइबोसोम फॉर्मेशन की। न्यूक्लियोलस इज कॉल्ड द राइबोसोम फॉर्मेशन, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन। ये न्यूक्लियोलस राइबोसोम फॉर्मेशन की फैक्ट्री कही जाती है। यहाँ पर राइबोसोम बनते हैं और RNA बनते हैं। ठीक है, ओवल शेप में होता है। एक से अधिक न्यूक्लियोलाई नहीं करें, न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलस
सिंगुलर है, न्यूक्लियोलाई प्लूरल है, एक से अधिक न्यूक्लियोलाई इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो अब देखो बेटा क्रोमोसोम के बारे में हमें डिटेल में बात, क्रोमोसोम आपको यहाँ भी पढ़ना है, इंटर में जाओगे तो वहाँ भी क्रोमोसोम पढ़ना होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम यहीं पर एक आइडिया ले लेते हैं ना क्रोमोसोम की। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम एक 1 शॉर्ट वीडियो बना देंगे पूरे सेल का, तो 2-3 घंटे में जिसको एक साथ देखना हो सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी, लेकिन अभी हम छोटा छोटा ही कर रहे हैं। जिसको छोटा देखना हो तो वो यहाँ पे देख सकता है।